हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन या संरक्षण कैसे किया जा सकता है। और सबसे पहले तो हमने ये कहा कि कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन को समझने के बाद हमने कहा कंजर्वेशन क्यों करें। ऐसी कौन सी कंडीशन थी कि हमें संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जब से हमने कहा कि जीवन की शुरुआत हुई होगी तब से ही कंजर्वेशन शुरू हो गया है। तब से कंजर्वेशन शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चेंजेस आए यहाँ पर और किसकी वजह से चेंजेस आए जिसकी वजह से यहाँ पर जो जीव हैं या जो प्लांट्स हैं उनकी संख्या में कमी होती जा रही है। हमने कहा वैसे तो हमारे पास दो रीज़न आते हैं, मैन मेड और नेचुरल। यानी कि प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे हमने कहा ये जो स्पीशीज़ है या जो जीव हैं उनकी संख्या में कमी आती है, प्लांट्स के नंबर में कमी आती है। जैसे कि हमने कहा सूखा पड़ना या जंगलों में आग लगना, इसकी वजह से क्या है, पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाती है। और अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें जो कि मैन मेड है, यानी कि मनुष्य के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि प्लांट्स के नंबर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। हमने कहा मुख्य जो कारण है यहाँ पर संरक्षण पड़ने का वो है मनुष्य, क्योंकि मनुष्यों ने ऐसी एक्टिविटीज की हैं, ऐसी क्रियाएं यहाँ पर की हैं जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के नंबर में क्या हुआ है, कमी आई है। सबसे पहले आपने इसमें पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन से आपने पढ़ा कि क्या क्या फर्क पड़ा है डिफॉरेस्टेशन से। ठीक है, आपके पास बहुत सारे क्या आए हैं, कॉज आए हैं, और आपने कहा कि डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है दोनों पे, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। ठीक है। इसके फलस्वरूप आपने कहा डेजर्टिफिकेशन और ड्राफ आपको देखने को मिला है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमें देखने को मिली हैं, और ये सभी रीज़न हैं कि जिनकी वजह से यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर में क्या आई है, कमी आई है। ठीक है। अब हमने कहा क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी स्पीशीज है जो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है, कुछ प्लांट्स की हैं, कुछ एनिमल्स की होंगी, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी ही स्पीशीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, जितनी भी स्पीशीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं सारी ही इंपॉर्टेंट है। आपने कहा इनमें से जो कुछ हैं वो क्या है, पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि उन पे ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे हैं कि जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। यहाँ पर इसी सीक्वेंस को पढ़ते हुए आपने अलग अलग सीक्वेंस यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, इनका संरक्षण करना है। जो जीव यहाँ पर खतरे में है, खतरे में यानी कि जिनकी संख्या में कमी आ रही है, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे उनका संरक्षण करना है, उसे बचाना है। तो कैसे हम उनका संरक्षण कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी आपको पता है कि कैसे आप इस डाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आते हैं कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि कुछ संरक्षित क्षेत्र आते हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा बायोस्फीयर आपके पास आते हैं, तो आप पढ़ते हैं यहाँ पर 3 प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व जो बहुत बड़े भूभाग होते हैं, और यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, और नेशनल पार्क भी इसके अंदर आते हैं। बहुत बड़ा भूभाग होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के संरक्षण के लिए की होगा यहाँ पे। ठीक है। सेकेंड हमारे पास आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो जीव है, जो एनिमल्स है, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है इन्हें संरक्षित करते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है नेशनल पार्क और जू, जो आते हैं आपके पास नेशनल पार्क आते हैं, और कुछ नेशनल पार्क के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़े हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, हमने कहा कि मैनमेड एक्टिविटीज क्या कर रही थी, यहाँ पर इन जीवों की संख्या में जो निरंतर जो कमी आ रही है उसका कारण बन रही थी। हमें जो मैन मेड एक्टिविटीज हैं, जो मैन एक्टिविटीज हैं, उन्हें कम करना था। जैसे कि हमने कहा जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी जाएगी। ये जो संरक्षित एरिया है, संरक्षित क्षेत्र जो है हमारे पास, जिसे आप प्रोटेक्टेड एरियाज कह रहे हैं, जिसमें 3 मेनली आपने पढ़े हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और यहाँ पे नेशनल पार्क है। हमने कहा यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार से पेड़ नहीं काटे जाएंगे, शिकार नहीं किए जाएंगे। हमने कहा कि यहाँ पर जो है पशु को नहीं चरा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि किसी भी जीव को आप उठा नहीं सकते, कि आपने क्या किया कि कोई आपको जीव मिला और आप इसे उठा करके अपने घर ले आए हैं पालने के लिए, ऐसी कुछ एक्टिविटीज आप नहीं करेंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वहाँ पर
हर वो एक्टिविटी नहीं होगी जिससे कि किसी भी प्रकार से पेड़ या पौधे या फिर किसी भी जंतु पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, कुछ सेलेक्टेड एरियाज यहाँ पे बनाए हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हमने बनाए हैं जिनसे कि हम क्या कर सकें, यहाँ पर जीवों को संरक्षित रख सकें। अब एक वर्ड हमने बहुत बार यूज किया है, स्पीशीज, और आपने प्रीवियस लेक्चर में स्पीशीज के बारे में भी पढ़ा है। हमने कहा था कुछ ऐसी चीजें होती हैं, स्पीशीज क्या है, एक ग्रुप का नाम है स्पीशीज। उस ग्रुप के अंदर आप क्या करेंगे, एक समान जीवों को रखेंगे। स्पीशीज सिर्फ एक नहीं होती है, बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, समान जीवों को रखेंगे। तो आप कैसे सिलेक्शन करेंगे कि उस स्पीशीज के अंदर आप किस प्रकार के जीवों को रखें, तो आपने कहा यहाँ पर किस बेसिस पे, सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। दूसरा हमने कहा जिसे आप कहते हैं शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन। दूसरा है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। और तीसरा यहाँ पे आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। ठीक है, ये बेसिक से हमारे पास कुछ कैरेक्टर आते हैं जो कि एक स्पीशीज के अंदर आने वाले जो जीव है उनमें सेम होगा, शारीरिक संगठन सेम है। हमने कहा अगर किसी में आपको सेलुलर लेवल दिखाई दे रहा है तो सभी में सेलुलर लेवल दिखाई देगा, ठीक है। किसी में टिश्यू लेवल है तो सब में टिश्यू लेवल होगा। किसी में ऑर्गन सिस्टम तक आ गया है तो वो ऑर्गन सिस्टम तक आप देखते हैं। तो ये सीक्वेंस क्या होता है, एक बार उसे देख लीजिए। हमने कहा सभी जीव बने होते हैं सेल या कोशिका से, ठीक है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके बनाती हैं टिश्यू या ऊतक। फिर बहुत सारे ऊतक इसी प्रकार से बनेंगे जो बनाएंगे ऑर्गन को, यानी कि अंग। बहुत सारे अंग मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, यानी कि जिसे आप क्या कहेंगे, और ऑर्गन सिस्टम को आप क्या कहेंगे, अंग तंत्र कहेंगे। और अंग तंत्र से मिल करके, बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके बनाते हैं अंग, शरीर, बॉडी। ये बनाएंगे बॉडी या शरीर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, और चीजों को मिक्स भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमने कहा हमारे पास अलग अलग लेवल आते हैं, किसी में सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती है तो किसी में सिर्फ ऊतक पाए जाते हैं, किसी ऐसा नहीं है कि अच्छा ध्यान दीजिए, एक सीक्वेंस आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई इस लेवल तक आ गया है इट मीन्स कि इससे पहले वाला लेवल उसके पास जरूर होगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास ऑर्गन है तो उसके पास टिश्यू नहीं है और उसके पास कोशिकाएं नहीं, क्योंकि ऑर्गन तो ऊतकों से ही बने और ऊतक तभी बनेंगे जब कोशिकाएं होंगी। हमने कहा ऑर्गन होने का मतलब है कि इनमें ऊतक भी होंगे और इनमें कोशिकाएं भी होंगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मैंने ऑर्गन सिस्टम कहा है तो इट मीन्स कि इनमें ऑर्गन, टिश्यू और सेल ऑलरेडी होंगी, ठीक है। क्योंकि पूरी बॉडी जो बन रही है वो सेल से मिल करके ही बनेंगी, और सेल के बिना ना तो टिश्यू बनेंगे, ना ही ऑर्गन बनेंगे, ना ही ऑर्गन सिस्टम, और ना ही बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इसको हम कहते हैं लेवल, या इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि संगठन। संगठन में हम देखते हैं कि कौन सा संगठन है। ये संगठन के अलग अलग लेवल हैं कि किसी में सिर्फ कोशिकाएं पाई जा रही हैं, या किसी में कोशिका से ऊतक भी बन गए हैं, किसी में ऊतकों से अंग भी बने होंगे। इस प्रकार से एक पूरा सीक्वेंस है। अब हमने कहा कोई एक ऑर्गन है, कोई एक ऐसा जीव है जिसमें टिश्यू पाए जाते हैं सिर्फ, और अभी अंग नहीं बने हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए सेल तो बनी होगी तो, क्योंकि तभी टिश्यू बने हैं। हमने कहा ऊतक स्तरीय क्या है, इनका शारीरिक संगठन होता है। क्लियर है इतना। कुछ हमने कहा कि किसी में सिर्फ अंग मिलेंगे आपको लेकिन अंग तंत्र नहीं मिलेंगे। तो स्पीशीज में जो जीव होंगे उनमें सभी एक जैसे गुण होंगे, कि सभी में अगर पाए जा रहे हैं तो अगर सेल है तो सभी में सेल ही पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी में सेल हो गया है तो किसी में आपने कहा कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ गया है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं सेल,
ठीक है, तो सेल के जो एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं वो आपने आरबीसी पढ़ा है, जिसे आप कहते हैं रेड ब्लड सेल, या इसे आप कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये कोशिका का उदाहरण है मनुष्यों में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ टिश्यू, टिश्यू का एग्जाम्पल है ब्लड, ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे अभी तो हमने कहा कि आरबीसी क्या है, सेल है, और अब हम कह रहे हैं कि ब्लड क्या है, टिश्यू है। ठीक है, यही हमने कहा है। तो देखिए, आरबीसी क्या है, ब्लड का पार्ट है। ब्लड किस किस चीज से मिलकर के बना है, अगर आपने देखा होगा तो ब्लड मिलके बना है प्लाज्मा, जो पीले पीले जैसा पदार्थ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, बीपी से आप ब्लड प्रेशर नहीं कहेंगे, बीपी से ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो ब्लड है वो इन सारी चीजों से मिलकर के बना है, जिनमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपकी क्या है, सेल्स हैं। अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है ये, कणिकाएं का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, क्या है ये, सेल्स है। और इन सभी से मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनेगा, यहाँ पे टिश्यू बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब हमने कहा टिश्यू का एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, पहले है सेल, सेल से मिलकर के बनते हैं टिश्यू। अब हमने कहा टिश्यू ऑर्गन पे आते हैं। ऑर्गन है यहाँ पे हार्ट, हमारा हृदय, जो आपका हार्ट है, हृदय होता है, वो मिलकर के बनता है टिश्यू से। अब एक और प्रकार का टिश्यू है जिसे आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने कहा टिश्यू हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के टिश्यू हमारे पास जो होते हैं, उनमें से एक प्रकार का जो टिश्यू बनाता है वो आपका हार्ट बनाता है। क्लियर है इतना। अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं, तो ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम ही लिख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, ऑर्गन सिस्टम है। अब यहाँ पर सेल क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, जैसे कि न्यूरॉन आपने पढ़ा है। ठीक है, न्यूरॉन आप क्लास 9-10 में जब जाएंगे तो न्यूरॉन को वहाँ पे पढ़ते हैं। अलग अलग सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं जो बनाएंगे टिश्यू। उसका एग्जाम्पल हमने कहा ब्लड है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड आता है टिश्यू का। अब आते हैं ऑर्गन, जिसका एग्जांपल है हार्ट। ऑर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आप बात करते हैं ब्लड की, ब्लड वेसल्स की, यानी कि रक्त की, रक्त जो वाहिनियां होती हैं, और आप बात करते हैं हार्ट यानी कि हृदय की। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, दो या एक से ज्यादा ऑर्गन से मिलकर बनाता है। एक ऑर्गन से तो नहीं मिलेगा बनेगा, एक से ज्यादा ऑर्गन से मिलकर के क्या बने हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम बने हैं। अब मैंने कहा कि अगर किसी स्पीशीज में मैंने कहा कि सिर्फ सेलुलर लेवल है, तो उस सभी जीवों में क्या पाए जाएंगे, सिर्फ कोशिका ही पाए जाएंगे। इतनी बात आप समझ लीजिए। और अगर किसी में ऑर्गन सिस्टम आ गया है तो सभी में क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। तो हम एक लाइन में अगर ये कहें कि स्पीशीज के अंदर जितने भी जीव आते हैं उन सभी की शारीरिक संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है। ठीक है, अब वो लेवल कोई भी हो, हमने कहा इनमें से कोई भी लेवल हो, वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, उनकी जो पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो सभी एक जैसी होती हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं लॉयन को, तो जितने भी लॉयन है वो सारे क्या करते हैं, आपने कहा कि वो कैसे होते हैं, वो हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है या ओमनीवोर्स है, हमने कहा वो कार्निवोर्स हैं। ठीक है, हमने कहा जितने भी डियर आप देखेंगे सभी डियर कैसे होते हैं, हमने कहा हर्बीवोर्स होते हैं। जितने भी ह्यूमन आप देखते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, अपनी चॉइस यहाँ पर होती है।
रिप्रोडक्शन का हमने कहा कि स्पीशीज के अंदर जो जीव आते हैं उनमें क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपस में कर सकते हैं। एक स्पीशीज के जीव दूसरे स्पीशीज के जीवों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगर होता है तो आपने कहा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं मिलते हैं। इस बारे में हम बात कर चुके थे। अब आपने अलग अलग देखे, आपने IUCN के बारे में पढ़ा है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अलग अलग जो आपके पास आते हैं जैसे एक्सटिंक्ट है, ठीक है, एक्सटिंक्ट वाइल्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, आपने कहा कंजर्वेशन डिपेंडेंट है, लीस्ट कंसर्न है, डाटा डेफिशिएंट है एंड नॉट इवेलुएट। ये हमने क्या बातें की हैं? अलग अलग यहाँ पर आपके पास आए हैं जो अलग अलग जो आप रैंक यहाँ पर देख रहे हैं। आपको होमवर्क में मिला था कि हर एक रैंक के एग्जाम्पल देखेंगे। कोई एंडेंजर्ड है तो वो उसके एग्जाम्पल क्या है, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो उसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने होमवर्क घर से किया होगा। अब हमारे पास एक स्पीशीज आती है एंडेमिक स्पीशीज। इजी है, पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। आपने कहा एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? Those species which are restricted to a particular region or areas are called endemic species. For example, tree like sal and animals like gibbon. स्थानिक प्रजातियां, जैसे नाम से ही अभी पता चल रहा है, वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं, स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए साल। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाएंगी, उसके अलावा वो कहीं और नहीं उगती हैं। इसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एंडेमिक स्पीशीज में प्लांट भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक बार नोट कीजिए जो एंडेमिक स्पीशीज है और उसके क्या एग्जाम्पल आपके पास आते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं यहाँ पर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है? आप पढ़ चुके हैं। आपने कहा दोज स्पीशीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। विलुप्त प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो अब तक पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे? विलुप्त प्रजातियां कहेंगे। ठीक है, आपको होमवर्क में यही दिया गया था कि एग्जाम्पल बताइए कि कौन से एक्सटिंक्ट हैं। आपने अलग अलग ग्रुप देखे हैं तो आपको ये बताना है। चलिए, अब अगर आपने नहीं किया है तो कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स के। ठीक है, जैसे कि हमने बोला डायनासोर आपके पास आता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि वूली मैमोथ आपके पास आता है। ठीक है, जैसे कि पैसेंजर पिजन आपके पास आता है, जैसे कि ग्राउंड स्लॉथ आता है। ठीक है, डोडो है, गोल्डन टोर्स है यहाँ पर। तो ये हमारे पास कुछ क्या आते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स आते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमें अब नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इनके जो एग्जाम्पल है अपनी कॉपी में नोट करने हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी कि कौन से जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं वो कौन कौन से आपके पास आते हैं। एंडेंजर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ आपके पास इमेजेस आती हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज के आपने कहा दोज स्पीशीज विच आर ऑन अर्थ टू एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल लेओपार्ड है, जायंट पांडा है। Habitat destruction is the main reason that many species are becoming endangered. अब हमने अलग अलग रैंक पढ़ी थी और अब आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो कौन है, जिन्हें आप लुप्त प्राय प्रजातियां कह रहे हैं। वो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो प्रजातियां क्या है? विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट होने की नौबत जिनकी आ गई है, उन्हें हम क्या कहेंगे? लुप्त प्राय या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे। एग्जाम्पल है तेंदुआ, विशालकाय पांडा। पर्यावास का विनाश मुख्य कारण है कि कई प्रजातियां विलुप्त प्राय हो रही हैं। आपने कहा एंडेंजर्ड कंडीशन में क्यों आए हैं स्पीशीज, उसका जो रीजन आपके पास आया है वो है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? उनका जो हैबिटाट है उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है या फिर उनके हैबिटाट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसका एक मेन जो एग्जांपल आप देख सकते हैं वो है यहाँ पे जंगलों की कटाई है या जंगलों में आग लगना है यहाँ पे, या फिर अगर हम कहें कि अगर पोलर रीजन है तो वहाँ पे बर्फ का पिघलना है। ठीक है, तो आप अलग अलग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अलग अलग हैबिटाट की बात करेंगे। जितने भी आपके पास क्या है यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज के जो एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं, अगर उनके हैबिटाट को देखा जाए तो उनका जो हैबिटाट है वो क्या हो रहा है यहाँ पर?
उनका जो हैबिटाट है या तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, या फिर उन्हें क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय यानी कि उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त यहाँ पर किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे कि क्या रीजन आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है। ये वही सीक्वेंस है जो सीक्वेंस आपने पढ़ा था यहाँ पे। थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होंगे, आपने कहा दोज स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज। फॉर एग्जांपल है ब्लैक बक एंड एलिफेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में कि माइग्रेशन क्या होता है। सिंपल सा मतलब है माइग्रेशन का, समझते हैं हम ह्यूमन से। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आज से 10 साल पहले की आप बात करेंगे तो गांव में लोग अच्छे रहते थे, अच्छे खासे रहते थे, ठीक है, ठीक है, कम हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आज के कंपैरिजन करें अगर हम 10 साल पहले से, तो आप अपने गांव के सभी गांव से बिलोंग करते होंगे, सभी का गांव होगा, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का तो होगा ही। अब क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं तो क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे गांव होते हैं। जैसे कि अगर आप शहरों में रहते हैं, लेकिन शहरों में आप कहाँ से आते हैं, अपने गांव से आते हैं। अगर 10 साल पहले आपको नहीं पता होगा, अगर आपने अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि 10 साल पहले हमारे गांव में जो लोगों की संख्या थी वो कितनी रही होगी, तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे। और आपके हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको फैमिली वाइज भी बताएं, क्योंकि आपकी फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहले गांव में रहते थे, आप गांव में नहीं रहते हैं, आप कई शहरों में आ गए हैं। या हो सकता है कि आप भी पहले गांव में रहते थे, या हो सकता है कि आप अभी गांव में रह रहे हों और आपका प्लान हो कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में, आप शहरों की ओर जाएंगे। तो बेसिकली माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो नेचुरल हैबिटाट है, जो मेन हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी का जो बॉर्न वहां पर हुआ है, उसका घर वहां पर है, उसकी फैमिली वहां पर है, पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं, हमने कहा वो नेचुरल हैबिटाट होगा। तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई अपने हैबिटाट को छोड़ करके किसी नए हैबिटाट में अगर, चलिए तो हम यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो जीव हैं वो अपने नेचुरल हैबिटाट को छोड़ करके किसी दूसरे, किसी नए हैबिटाट में चले जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। जैसे ही हमारे घर और गांव में आपने देखा होगा, ठीक है। अब ऐसा ही माइग्रेशन कुछ जीवों में भी होता है, लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमें क्या है, हमने कहा कि शहर में आपने कहा कि सुविधाओं का अभाव हो सकता है या एक दूसरे की देखा देखी हो सकती है, इस वजह से हम गांव को छोड़ करके शहरों में आ जाते हैं। बट बर्ड्स का ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की देखा देखी ऐसा करें। यहाँ पर ऐसे कि कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ तो ऐसे चेंजेस हैं कि जो जिसकी वजह से उन्हें अपने नेचुरल हैबिटाट को छोड़ करके किसी दूसरे हैबिटाट में जाना पड़ता है। या फिर यहाँ पे सीजनल माइग्रेशन भी होता है। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम कहीं किसी सर्दियों का टाइम है, वहां पे जो नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर जो बर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। गर्मियों के टाइम पे जो बर्ड्स है वो साउथ से लेके नॉर्थ में माइग्रेट करेंगे। माइग्रेशन अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमें माइग्रेशन के बारे में क्या बता रखा है, पढ़ लेते हैं। हमने कहा इट कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम इट्स ऑन हैबिटाट टू अनदर हैबिटाट, ठीक है। यानी कि क्या बातें आपने बोली हैं, इसे एक प्रजाति के अपने निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान तक जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सेवरल स्पीशीज बर्ड, फिश, डियर, मोनार्च, बटरफ्लाइज, ग्रीन टर्टल्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं। विद weather changes, especially cold, for food, breeding and to avoid unfavorable condition. Reason क्या क्या इनमें है, आपने कहा भोजन का प्रबंधन, प्रजनन और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए मौसम परिवर्तन के साथ साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपने कहा माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। In India, migratory birds from the Arctic and northern regions are found. They have a natural habitat in Siberian, which is a very cold place. When the winter ends, the Siberian cranes fly back to their होमलैंड। तो ये हमने पढ़ा है माइग्रेशन के बारे में। एक बार आप लोग क्या करेंगे, अपने घर में पूछेंगे माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन को समझेंगे, एग्जाम्पल को आप लोग करके लेके आएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे जो चैप्टर के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।